दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों से दो टॉपिक डिस्कस करूंगा। एक तो यहाँ पर बात करेंगे जो जस्टिस खन्ना साहब है, अभी फिलहाल संजीव खन्ना, वो हमारे 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। हमारे देश के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भाई सबसे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ये पावर इनको मिलती है आर्टिकल 124 यानी कि 124 से। कोलिजियम सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कोलिजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारे देश के अंदर में जो कि जजेस को अपॉइंटमेंट करने का काम करता है। किन जजेस को? प्यारा क्वेश्चन पूछा कि सर आई हैव ए क्वेश्चन, इफ आर्टिकल 142 142 आर्टिकल इतना पावरफुल है यहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट जो है डजंट मेक एनी लॉ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस सो दैट द पेंडिंग केसेस को ढंग से डिस्पोज किया जा सके फास्टर वे में। अब यही चीज दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों से दो टॉपिक डिस्कस करूंगा। एक तो यहाँ पर बात करेंगे जो जस्टिस खन्ना साहब है, अभी फिलहाल संजीव खन्ना, वो हमारे 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डीपीएसपी होती है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है 50-50 पर। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी जो थे उन्होंने वो 50-50 का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट अच्छे से किया और वो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो ऐसे करके आप लोग इसको याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। अभी ये 51वें बने हैं, तो अभी ये क्या करेंगे वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। पर पीछे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें इन्होंने बड़ा अच्छा खासा रोल प्ले किया है। इनका जो ड्यूरेशन रहने वाला है, इनका जो टर्म रहने वाला है यहाँ पर, ये मई 13 2025 तक रहने वाला है, यानी कि ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। जैसे डीवाई चंद्रचूड़ जी का लगभग 2 साल चल गया, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 10 नवंबर को रिटायर हो गए और ये मई 13 2025 में रिटायर होंगे। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान हमारे देश के अंदर में सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, तो भाई उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, ये कहानी मुझे आप लोगों को समझानी है, जो आप लोगों को समझते हुए यहाँ पर चलनी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आएगी। ध्यान से सुनना, पॉलिटी का एक चैप्टर भी कवर हो जाएगा आप लोगों का शानदार तरीके से, स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि माहौल बनता कैसे है। ठीक है, अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे देश के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भाई सबसे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, यानी कि इनसे ऊपर कोई नहीं है, ये सबसे ऊपर है। ये हमारे देश के अंदर में इस पर्टिकुलर चेयर पर बैठने वाले इंसान, इनको फिट फॉर द रोल अगर कंसीडर कर रहे हैं तो सबसे पहला कौन काम करेगा, स्टार्ट कौन करेगा? डीवाई चंद्रचूड़, जो कि आउट गोइंग यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी। तो वो क्या करते हैं, यानी कि जो जा रहा होता है वो जाते टाइम बता देता है कि मेरी कुर्सी पर अब कौन बैठेगा। यानी कि जैसे आप लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए कल को, तो आप लोग जाते जाते बताओगे कि भाई मेरे बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये इंसान बनेगा। ये क्या है, कहीं संविधान में लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये एक तरीके का कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन होता है कि भाई हमने मान लिया है, जैसे नहीं आप लोग बोलो कि सुबह उठते ही यार गुड मॉर्निंग कर लेना चाहिए। गुड मॉर्निंग छोड़ो, अभी तो बेसिकली राधे राधे, मतलब एक तरीके से ना कुछ इस तरीके से कई सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, राम राम कर लो अपना, ठीक है, तो इस तरीके से। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, ग्रीट करना, बड़ों के पैर छू लेना, तो ये क्या हो गया, एक तरीके ग्रीटिंग हो गई, एक तरीके से ग्रीट करना, रेस्पेक्ट देना। ये कहीं लिखा थोड़ी ना किसी कानून में कि आप लोगों को रेस्पेक्ट देना ही है। तो आप लोग मानते हो कि यार रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो हमसे सीनियर है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इस तरीके की कन्वेंशन है कि भाई ये जाते जाते बताएंगे इसको अपॉइंटमेंट कर दो। ये कन्वेंशन है, कहीं लिखी नहीं है ना संविधान में ना इसके ऊपर में कोई कानून है, इसीलिए इसको तोड़ दिया गया है कई बार। 1964 में ऐसा नहीं किया गया, किसी और को बना दिया गया सीनियर मोस्ट जो थे उनको छोड़कर, 1973 में और 1977 में। तो ऐसे कई इंसिडेंट पास्ट में देखने को मिले कि जाने वाले ने, जाने वाले जरा मुड़ के देखो, मैं भी इंसान हुई तुम्हारी तरह। तो उनका मानना कई बार ऐसा हुआ कि माना नहीं गया। तो ये रिकमेंड करते हैं हमारे देश के अंदर में किसको, हमारे देश के अंदर में लॉ बेसिकली एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को, इनको रिकमेंडेशन दे दी इन्होंने। इनकी जो रिकमेंडेशन यहाँ पर जाती है, ये रिकमेंडेशन फिर पहुंचती है पहले लॉ मिनिस्टर के पास में चलेगी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे कि इस इंसान को बना दो, यानी कि वो बोलकर चले गए डीवाई चंद्रचूड़ जी कि संजीव खन्ना जी को बना दो, संजीव खन्ना जी को बना दो। डीवाई चंद्रचूड़ जी ने बोल दिया, किसको बोल दिया, ये बोल दिया यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को। अब यूनियन लॉ मिनिस्ट्री जो है ये प्रपोजल भेजेगी प्राइम मिनिस्टर के पास में कि भाई जस्टिस खन्ना जी का नाम उन्होंने रिकमेंड किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अब यहाँ पर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इनको अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। तो यहाँ पर ऐसे प्रोसीजर चलता है हमारे देश के अंदर में, यानी कि जाने वाले बताएंगे इनको अपॉइंटमेंट कर दो, और वो बताया जाएगा लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री बोलेगी प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे प्रेसिडेंट साहब को, और फिर उस इंसान को अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। ये पावर इनको मिलती कहां से है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। ये पावर इनको मिलती है आर्टिकल 124 यानी कि 124 से। 124 आर्टिकल क्या बोलते हैं
124 आर्टिकल ये बोलता है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और शैल होल्ड द ऑफिस अंटिल द अटेन ऑफ 65। याद रखना, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अर्लियर एज क्या होनी चाहिए, इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। बस ये लिखा है कि 65 साल आखिरी एज होनी चाहिए और 62 साल हाई कोर्ट में होनी चाहिए। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखनी है, इसमें अर्लियर एज नहीं लिखी है कि भाई अर्लियर एज क्या रहेगी, ये लास्ट वाली एज यहां पर लिखी हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। तो अर्लियर एज नहीं है, लास्ट वाली एज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। इसमें अभी रिसेंटली ये भी बोला जा रहा है कि जैसे डीवाई चंद्रचूड़ जी को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, मतलब इतना तो नहीं लगा कि यार बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसा कुछ लग रहा था क्या कि उनपे चला भी नहीं जा रहा, बोला भी नहीं जा रहा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो 65 साल है इसको बढ़ाकर 70 साल कर देना चाहिए। और इसके ऊपर में कई बार पहले बातें भी हो चुकी है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस इंसान अगर 5 साल और रुक जाएगा तो भाई उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है, कुछ अच्छा ही करके जाएगा। तो इसलिए बार बार इस चीज को भी उठाया जाता है कि हमारे देश के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जजेस का जो रिटायरमेंट है उसका 70 साल कर देना चाहिए और जो हाई कोर्ट का है वो बढ़ाकर 65 साल कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है, पर ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। पर लेकिन याद रखना कि ये रिकमेंडेशन अभी रिकमेंडेशन ही है, बोली जाती है, पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो 65 साल सुप्रीम कोर्ट की है और 62 साल हाई कोर्ट की है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखना, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। हमारे देश के अंदर में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना, उनके कई सारे इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर बोला जाता है कि फर्स्ट अमंग द इक्वल, यानी कि यहाँ बात करें तो 1997 में यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक तरीके से कोई अलग पर्सनैलिटी है, वही है, पर लेकिन लीडरशिप की पोजीशन होल्ड करते हैं। किस पर्टिकुलर बेंच को कौन सा केस जाना है तो यही डिसाइड करते हैं। इसलिए कई बार आरोप भी लगाया जाता है कि अच्छे अच्छे केस अपने आप देख लेते हैं और बुरे बुरे दूसरों को दे देते हैं, ताकि अपने आप जो है ये बने रहे पावर में। तो चीज देखने को मिलती है। मास्टर ऑफ द रोस्टर इसी तरीके से यहाँ पर बोला जाता है कि एक्सक्लूसिव पावर है कि कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बेंच, कि कौन सी बेंच जो है कौन सा केस यहाँ पर सुनेगी, ठीक है। और लीडरशिप का रोल ये प्ले करते हैं। तो इसलिए कई बार इनके इस पर्टिकुलर रोल के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगाते हुए नजर आते हैं कई बार कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक ही इंसान को सारी पावर देकर तुमने रख रखी है ना, मुन्ना हम नहीं खेलते तो गलत बात है। तो ऐसे भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। और जो बेंच बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो किस आर्टिकल के थ्रू बनाई जाती है ये आप लोग बताइए, देखता हूँ कौन बताते हैं। अब ये जो मैंने अपॉइंटमेंट आप लोग को बताई, ये बताई मैंने अपॉइंटमेंट आप लोग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कोलिजियम के द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं किए जाते? आप लोग खुद सोचो, कोलिजियम एक ऐसा सिस्टम है जिसके मुखिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो क्या अपना अपॉइंटमेंट खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम के थ्रू नहीं होता है। ये चीज आप लोग बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिएगा ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें, ठीक है। इसके लिए कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप लोग मन में ऐसे डाउट रख लेते हो और फिर आप लोगों को लगता है यार ये क्या है, ऐसे नहीं रखना है डाउट, ठीक है। अब कोलिजियम सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कोलिजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारे देश के अंदर में जो कि जजेस को अपॉइंटमेंट करने का काम करता है। किन जजेस को? एक तो हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना, उनका ट्रांसफर करना। दूसरा हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करना और इनका ट्रांसफर करना। इसके लिए क्या हमारे संविधान में कुछ लिखा हुआ है? नहीं, हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। आप बोलोगे फिर यार ये डिस्ट्रिक्ट में जो जज जाते हैं वो कैसे जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट की भी तो जुडिशरी होती है, उनके लिए बकायदा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उसके थ्रू उनका अपॉइंटमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होता है, यहाँ पर कोलिजन सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो मैं कोलिजन सिस्टम पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर कोलिजन सिस्टम का बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो पढ़ाना था वो था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है। ये इसका मैं ओवरव्यू आप लोगों को देता हूं ताकि पता रहे कि कोलिजन सिस्टम मतलब क्या है। हमारे देश के अंदर में संविधान निर्माताओं ने ये तो लिख दिया कि भाई साहब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे जजेस की। आर्टिकल 124 में लिख दिया सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 217 में लिख दिया हाई कोर्ट के लिए। पर उन्होंने प्रोसीजर नहीं लिखा कि अपॉइंटमेंट होगी कैसे। उनको ये लगता था कि यार कम से कम लिख के चले जाते हैं कि हाँ ऐसे अपॉइंटमेंट करने, क्योंकि सारी छोटी छोटी चीजें अगर लिखेंगे तो भाई साहब फिर संविधान नहीं, ये पूरा का पूरा एक तरीके से बक्सा बन जाएगा, एक इतना तकड़ा जिसकी कुछ हद नहीं है। तो यहाँ पर चीजें उन्होंने इस तरीके से लिखी कि इंडिकेशन दे दिया कि भाई प्रोसेस आप लोग अपने आप स्टेब्लिश कर लेना, पर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट से ही कराना। समझ में आ गया कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट से ही कराना, पर प्रोसेस अपने आप इंप्लीमेंट कर लेना। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस था, अगर इसको आप लोग देखोगे, ये पहले क्या था, यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि भाई साहब सरकार ही अपॉइंट कर रही थी, यहाँ पर कि सरकार अपने हिसाब से अपॉइंट कर देती थी यहाँ पर कि हाँ ठीक है ये इंसान अपॉइंट कर दिया। खासकर अगर बात करेंगे 1981 तक ये चीजें चली, जिसको फर्स्ट जज केस बोला गया। फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर जुडिशरी को लगा कि यहाँ पर यार ऐसे काम नहीं चलेगा,
कि यहाँ पर भाई साहब ठीक है कि अपने आप अपॉइंट कर देते हैं यहाँ पर, और कई बार एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती हुई नजर आती है। फिर सेकंड जज केस आया 1993 में, इन्होंने अपने हाथ में थोड़ी सी पावर ले ली कि अब भाई साहब जो हम सजेशन देंगे उसी को अपॉइंट करोगे। फिर यहाँ पर 1998 में जो केस आया उसमें तो बिल्कुल पुख्ता हो गया कि भाई इतने सारे लोग रहेंगे और ये काम करते नजर आएंगे, और यहाँ पर आर्टिकल 143 का भी इस्तेमाल किया गया कि भाई अपॉइंटमेंट अब जो होगा वो अपॉइंटमेंट ऐसे होगा कि भाई हमारे देश के अंदर में जुडिशरी इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से रिकमेंड करेगी कि इंसान को अपॉइंट कर दो और उसी को आप लोग को अपॉइंट करना पड़ेगा। यानी कि जो संविधान में नहीं लिखा हुआ था उसको इन्होंने अपने हिसाब से फिर डिकोड कर लिया कि हमारा अपॉइंटमेंट ऐसा होना चाहिए। और आर्टिकल 50 बोलता ही है भाई साहब डीपीएसपी का कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो हमको भाई साहब हमारे देश के अंदर में जो पॉलिटिशियन है वो क्यों अपॉइंटमेंट करेंगे, ये तो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के खिलाफ चला जाता है। तो इसलिए 3 जजेस के केसेस ने इस बात को क्लियर किया, और आज की डेट में कोलिजन सिस्टम है, ना तो इसके लिए कोई कानून बनाया गया है, ना इसके लिए किसी संविधान के आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया। कोलिजन सिस्टम क्या है, अब इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो कोलिजन सिस्टम है उसके अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, यानी कि 5 पांडव, 5 लोगों का ग्रुप यहाँ पर है जो कि डिसाइड करता है कि किसका कहां पर बेसिकली अपॉइंटमेंट होना है और किसका कहां पर ट्रांसफर होना है। ये कोलिजन सिस्टम के द्वारा किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये निकलकर किससे आया, आर्टिकल 124 से, कि भाई इस तरीके से तो ये रिकमेंडेशन देते हैं भाई साहब। वो रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्ट्री के पास में जाती है, लॉ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से होती है प्रेसिडेंट के पास में, फिर आगे चलकर उसको यहाँ पर अपॉइंटमेंट कहता है। पर उससे पहले यहाँ पर चेक भी किया जाता है कि भाई जिस इंसान को अपॉइंट किया जा रहा है उसका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, तो आईबी हमारे देश के अंदर में इंटेलिजेंस ब्यूरो उसका बैकग्राउंड भी चेक करती है कि इंसान कोर्ट में जा रहा है भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे, तो कोई उल्टा सीधा इंसान नहीं होना चाहिए वहां पर। तो बड़े ही ध्यान से इस चीज को अपॉइंट किया जाता है। पर लेकिन कई बार इसको अडल्ला अड़ा देती है यहाँ पर हमारी सरकार, उसको यहाँ पर अपॉइंटमेंट करने से कहते हैं हमें पसंद नहीं आया तो उसको रोक कर भी बैठ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कई बार जुडिशरी जो है वो इसको अलग तरीके से बताती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो ये लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे। हाई कोर्ट में अगर अपॉइंटमेंट करना है तो इसमें 2 चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें 2 कोलिजम होते हैं हाई कोर्ट के अंदर में, एक तो कोलिजम ऑफ हाई कोर्ट होता है, दूसरा कोलिजम ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। कोलिजम ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो आपने बता दिया ऊपर था भी नहीं, ये वाला कोलिजम अलग है और ये वाला कोलिजम अलग है। कैसे, जब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट किया जाता है, ध्यान से सुनना, कोई ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी चीज पढ़ा रहा हूँ कि इसके अंदर में भाई साहब कैलकुलेट आप लोगों का बिल्कुल ऐसा लगा है कि वो नहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आने वाला, आप लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल साधारण सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट करेंगे 5 आदमी, जिसमें चीफ जस्टिस रहेंगे और 4 रहेंगे, कोलिजम हो गया। हाई कोर्ट में कैसे होगा, अब मैंने बोला कोलिजम ही हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करता है, तो हाई कोर्ट में भी कोलिजम ही अपॉइंटमेंट करेगा कि भाई साहब यहाँ पर अपॉइंटमेंट करेंगे। तो इसमें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, यानी कि जो 5 लोग थे यहाँ पर, तो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए 4 लोग रहेंगे। तो फिर इसका क्या काम है हाई कोर्ट के कोलिजम का, हाई कोर्ट के कोलिजम का काम ये है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना जा जाकर झांकता फिरेगा यहाँ पर सब जगह। तो यहाँ पर जो इनिशियल किया जाएगा, जो इनिशिएशन किया जाएगा रिकमेंडेशन का, वो हाई कोर्ट का कोलिजम करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। यानी कि स्टार्ट ये करेंगे उस चीज को यहाँ पर, और फिर इसको रिकमेंड करेंगे, और फिर यहाँ से चीजें ऐसे ही आगे चलेगी जैसे पुरानी चल रही थी। मतलब कहने का सीधा सीधा ये हो गया कि हाई कोर्ट जो है उसमें ज्यादा लेयर है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब अपॉइंटमेंट किया जाता है। मतलब ऐसे समझ लो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे देश के अंदर में अगर हम लोग बोले कि गांव में कोई काम होना है, तो गांव में कोई काम होना है तो पहले वो यहाँ पर भाई साहब अपनी जो बेसिकली तहसील होती है वहां पर जाएंगे एसडीएम के पास में, ठीक है, फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचेगा भाई साहब डीएम के पास में, फिर यहाँ पर डीएम जो है उसको ऊपर पहुंचाएगा। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा समझ लेना इसको, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो कहानी है बेसिकली हमारे संविधान से इंस्पायर होकर आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 से देखने को मिली है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा, थोड़ा सा आगे चलकर एक क्वेश्चन भी आप लोगों में समझाऊंगा, अभी उसको भी आप लोग समझिएगा। हमारे देश के अंदर में पास्ट में जिस तरीके से जजेस की संख्या थी, अब यहाँ पर क्वेश्चन कई बार यहाँ से निकल कर आ जाते हैं, और इसमें यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा कि कोर्ट के अंदर में जिस तरीके से आज की डेट में हमारे देश की संख्या जो बढ़ती जा रही है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओरिजिनली जब संविधान बनाया गया तो उस टाइम पर 8 लोग थे, 8 लोग में 7 तो थे जज और एक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल 8 लोगों का हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि टाइगर केस बोलता हूं 1973 का केशवानंद भारती केस, 13 जज की बेंच बनी थी, मतलब टोटल मिलाकर 14 जज थे उस टाइम पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो 13 जज एक बेंच में आकर बैठ गए उसका मुद्दा सुलझाने के लिए कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 13 जज की बेंच यहाँ पर बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर उस टाइम पर 8 से बढ़कर 11 हो गए 1956 में, फिर 14 हो गए। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी बेंच बनानी पड़ रही है, तो वैसे वैसे चीजें आगे यहाँ पर बढ़ती जा रही है।
तो ये चीजें आप लोग ऐसे समझ के चल सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग देखोगे 13 जज बैठे थे 14 जज की बेंच में से केशवानंद भारती वाला केस सुनने के लिए यहाँ पर, ठीक है। साथ में 18 हो गए यहाँ पर 1978 में, फिर 26 हो गए 1986 में, 31 हो गए थे 2009 में 31, और 34 हो गए यहाँ पर 2019। अभी फिलहाल के टाइम पर हमारी कोर्ट के अंदर में 34 टोटल आप लोगों को जज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 33 तो जज है और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल मिलाकर 34 लोग हैं यहाँ पर। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था, ये जो जजेस की संख्या इंक्रीज की जा रही है, ये पावर किसके हाथ में। स्टेट पीसीएस के अंदर में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कहां से कहां, मतलब एक तरीके से उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि लास्ट हमारे देश के अंदर में कब यहाँ पर जो जजेस की संख्या जो है वो इंक्रीज की गई थी, ठीक है। ये पावर किसके हाथ में होती है, ये पावर होती है पार्लियामेंट के हाथ में। पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर दे रखी है कि भाई साहब अगर इंक्रीज करेगी तो पार्लियामेंट इंक्रीज करेगी यहाँ पर। ऐसा नहीं कि अपने आप यहाँ पर ये अपनी संख्या इंक्रीज कर लेंगे। आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सिस्टम जो है वो सिस्टमेटिक वे में चलने लगे। अगर जुडिशरी को इतना ही इंडिपेंडेंट छोड़ दिया कि सारे काम जुडिशरी अपने आप कर ले, तो भाई कल को हो सकता है जुडिशरी सारी चीजें कंट्रोल करके बैठ जाए देश के अंदर में, तब क्या कर लोगे। तो चेक एंड बैलेंस की पावर आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। इसीलिए जुडिशरी अगर अतकी उतारने लगती है कि भाई जुडिशरी जो है बदतमीजी करने लगी, अपने हिसाब से काम कर रही है, करप्शन चल रहा है उसके अंदर में, किसी जज ने पैसे ले लेकर सारे जजमेंट दे डाले उल्टे सीधे, तो कोई ना कोई तो यहाँ पर होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप लोगों से बात करूंगा, और इससे नेक्स्ट वाले आर्टिकल में आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब मैं आप लोगों को ये वाला आर्टिकल पढ़ाऊंगा। पर फिलहाल जो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट कर दिया और हम लोग को लग रहा है कि यार इंसान जो है तो बदतमीजी काट रहा है, ये थोड़ा सा इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये मैंने जो एप्लीकेशन पर जो लेक्चर लिया था पॉलिटी का, तो उसी में से स्लाइड है, तो ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना इसको, ठीक है। तो ये मतलब पीपीटी में ऑलरेडी था, तो उससे तो थोड़ा सा आप लोग बस चीज पे फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को आज की डेट में किसी इंसान को अगर हटाना है एज ए जज के तौर पर, तो आसान नहीं है। सबसे पहले तो एक मोशन साइन की जाती है 100 मेंबर के द्वारा, लोकसभा में अगर स्टार्ट करनी है, और राज्यसभा में अगर स्टार्ट करनी है तो 50 मेंबर होंगे यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर आप लोग राज्यसभा में भी जज को हटाने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप लोग लोकसभा में, राज्यसभा में अगर स्टार्ट करनी है तो 50 लोग आएंगे आगे कि हाँ 4 है, और राज्यसभा की जगह लोकसभा में जाएंगे तो 100 लोग आएंगे यहाँ पर। अगर लोकसभा में है तो स्पीकर देखेगा और राज्यसभा में है तो चेयरमैन देखेगा कि मोशन को एडमिट करने है, रिफ्यूज करने हैं, मतलब जज को हटाना है या फिर नहीं हटाना है। एक नॉर्मल पावर अगर देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं, जो लोकसभा के अंदर में स्पीकर के हाथ में और राज्यसभा के अंदर में चेयरमैन के हाथ में, चाहे तो यहाँ पर इस मोशन को रिफ्यूज कर सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं अगर इनको लगे यहाँ फालतू की काम चल रहा है टाइम पास करने का, ठीक है। अगर लगे कि सही बात चल रही है, फिर कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी 3 मेंबर की कमेटी जो कि इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी। यानी स्टार्ट तो इन्होंने करवा दिया, अब भाई सही है या गलत है कि जज को हटाना है, तो फिर यहां से स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। 3 मेंबर की कमेटी में कौन होता है यहाँ पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक सॉरी चीफ जस्टिस रहेंगे यहाँ पर, या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे, चीफ जस्टिस नहीं, यहाँ पर चीफ जज रहेंगे और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेंगे, या यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहेंगे। यानी कि 3 लोगों की कमेटी रहेगी यहाँ पर जो इस मुद्दे को देखेगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये अगर इनको लगता है कि वो इंसान गिल्टी है, तो भाई फिर यहाँ पर उनको लगता है कि वो इंसान इनकैपेसिटी में है, अपना काम नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर ये कमेटी की जो फाइंडिंग्स है वो सामने रखी जाती है, और उस फाइंडिंग को देखकर यहाँ पर मोशन पास की जाती है यहाँ पर किसके अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में, स्पेशल मेजोरिटी को लेकर यहाँ पर। यानी कि 2/3 वाली मेजोरिटी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो प्रेजेंट यहाँ पर वोटिंग करेंगे। तो फिर अगर ये पास कर देते हैं हाउसेज हमारे देश के अंदर में, तो प्रेसिडेंट फिर यहाँ पर ऑर्डर करेंगे रिमूव करने का, और ये प्रक्रिया आप लोग को हटाने की है हमारे देश के अंदर में, अगर किसी जज को आप लोग को यहाँ पर हटाना है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि हमारे देश के अंदर में अगर जज ही कल को जाकर बदतमीजी करने लगे, कुछ ऐसा काम करने लगे कि भाई करप्शन चल रहा है और पैसे लेकर जजमेंट दे रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें चल रही है, तो हटाने का जो प्रोसीजर है उसमें ये बोलते हैं कि हाँ ऐसा नहीं कि आसानी से हटा देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंसी भी तो बना के रखनी है ना इनकी, जजेस की। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रोसीजर इंप्लीमेंट इनके द्वारा किया गया, और वो प्रोसीजर ही मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर हटाया जाता है। इसको आप लोग एक इंपीचमेंट भी बोल सकते हैं, महाभियोग, जो भी आप लोग बोले, पर रियलिटी में ये एक तरीके से जैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है इन द मैनर ऑफ प्रेसिडेंट, आप लोग इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जो वर्ड इस्तेमाल कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना इसके लिए। अब ये प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब एक बच्चे ने यहाँ पर कमेंट पूछा था यहाँ पर कि मैंने जब आप लोग को ये वाला आर्टिकल पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए भाई साहब अभी फिलहाल ये बोल दिया कि बुलडोजर जस्टिस नहीं चलेगा, जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो एक बच्चे ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा कि सर आई हैव ए क्वेश्चन, इफ आर्टिकल 142 142 आर्टिकल इतना पावरफुल है यहाँ पर,
तो सुप्रीम कोर्ट जो है डजंट मेक एनी लॉ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस सो दैट द पेंडिंग केसेस को ढंग से डिस्पोज किया जा सके फास्टर वे में। अब यही चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि भाई हमारे देश के अंदर में चेक एंड बैलेंस का भी कॉन्सेप्ट है। अगर सारी पावर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 क्या बोलते हैं, आर्टिकल 142 बोलते हैं कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं जो सोसाइटी के अंदर में चल रहा है। अगर उनको ये भी पावर दे दी कि अपने आप को ही तुम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर एक तरीके से संख्या बढ़ा लो, अपॉइंटमेंट कर लो, तो फिर तो कोई इनको चेक करने वाला रहेगा ही नहीं यहाँ पर। फिर तो जुडिशरी भाई साहब अपने हिसाब से सारे काम करती नजर आएगी। तो कोई तो पूछने वाला होना चाहिए ना कि तुमसे भी कि भाई तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। इसीलिए तो इंसान जो है घर से निकलकर खुला सांड हो जाता है जब बाहर जाकर रहना स्टार्ट करता है ग्रेजुएशन में। घर पे तो वैसा पापा पूछेंगे कहाँ था, टाइम पे क्यों नहीं आया, फलाना ढिमकाना। पर लेकिन यहाँ पर तो क्या रहता है, अलग ही माहौल चलते रहते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस जनता के फेवर में, यानी कि अपने हिसाब से अपने आप को ये एक तरीके से बना भी लेंगे और वो काम भी कर लेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो भाई चीजें नहीं चलेंगी। फिर यहाँ पर जस्टिस जो है एक तरीके जुडिशरी कल को चलकर ये पॉलिटिकल डिसीजन लेने लगेंगे सारे भाई साहब। जो मैंने आप लोगों को याद है पढ़ाया था मैंने कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म सही है सोसाइटी के लिए, पर जुडिशियल ओवररीच अगर हो रहा है तो आर्टिकल 50 का हनन हो जा रहा है, यानी कि 50वां जो संविधान का आर्टिकल है सेपरेशन ऑफ पावर वो खत्म हो जा रहा है। तो चेक एंड बैलेंस का मतलब ये होता है कि भाई कोई तो पूछने वाला है कि भाई ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। जैसे घर में तुम लोग रहते हो, मम्मी पूछती है पढ़ लिया, पापा पूछते हैं क्या कैसी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। तो वहां पर चेक बैलेंस होता रहता है कि पढ़ाई लेकर क्या चल रहा है, सो रहा है, फिर क्या चल रहा है, ठीक है। नॉर्मली एक चीज देखने को मिलेगा, आप लोगों ने फील की होगी। जैसे आप लोग बाहर रहते हो, ठीक है, और कभी कभी आप लोग घर चले जाते हो महीने में एक बार या 2 बार, और फिर वहां पर जाकर क्या कर रहे हो, वहां पर जाकर मान लीजिए आप लोग सुबह को सोते सोते 7 बजे उठे, तो सबसे पहले डायलॉग क्या आएगा घर वालों का, हाँ वहां भी ऐसे ही सोता होगा। यहाँ आके जब सो रहा है वहां भी ऐसे ही सोता होगा। इंसान है, थोड़ा बहुत रिलैक्स होने आया घर में। तो उनका रहता है कि जब यहाँ ही हरकतें कर रहा है तो वहां भी ऐसे ही करता होगा। तो हमेशा आप लोगों के ऊपर में जो है एक तरीके से नजर रखते हैं, वो आप लोग का नेचर देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पे बदतमीजी कर, यहाँ पे बदतमीजी कर रहा तो वहां भी ऐसे ही करता होगा। थोड़ा सा फोन ज्यादा चला लिया, हाँ वहां भी ऐसे ही चलता लगा रहता होगा, फोन में वहां भी ये चल रहा होगा। तो ये चेक बैलेंस करने वाली बात है कि वो आप लोग को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक ऐसा नॉर्मल सा डायलॉग है जो हर एक बच्चे को सुनने को मिल जाता है कि जब यहाँ नहीं पढ़ रहा तो वहीं क्या कर रहा होगा ये। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहा करो, एटलीस्ट पढ़ लिया करो घर पे जाके भी। और वो इसलिए नहीं कि घर वालों को दिखाना है, इसलिए कि अपना शेड्यूल जो वहां पे फॉलो करते हो आप बाहर, वो घर जाके भी फॉलो कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा रहता है कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, और 2-3 घंटे एटलीस्ट 24 घंटे में से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक आध दिन बाईपास कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन ऐसा कि 3-4 दिन अगर रह गए तो 3-4 दिन पढ़ाई से दूर नहीं रहना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये डिसीजन ले सकते हैं, ना कि अपनी जो इनको संख्या इंक्रीज करनी है भाई, अपने आगे इस में 31 जज है, इन्होंने बढ़ाकर अपने जो जो 33 जज है, 34 जज है, उनको बढ़ाकर इन्होंने 33 से इन्होंने बढ़ाकर 53 कर दिए। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अब 54 हो गई। तो अपने हिसाब से नहीं कर सकते। तो ये काम पार्लियामेंट को दिया। पार्लियामेंट क्यों ही दिया गया है आप लोग ये समझिए। आप लोग थोड़ा सा गहराई में जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज की डेट में इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पर ये काम जज खुद कर लेते। अगर जज खुद कर लेते तो जज क्या है, जज का तो भाई अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, जज को जनता के द्वारा थोड़ी ना चुना जा रहा है। पार्लियामेंट के हाथ में देने का मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट यानी कि संसद को ये काम दिया गया है, तो इनडायरेक्ट वे में ये काम आप लोग के हाथों में दिया गया है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनको आप लोगों ने चुना है। तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो जनता डिसाइड करती है कि हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करता है। और इसलिए संविधान में ये बात बोली गई है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले भारत के लोगों को रखा गया है। जब भारत के लोग सबसे ऊपर है तो वो डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चीजें कैसे चलनी है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोग यहां पर जब इसको समझोगे तो आप लोग चीजों को अच्छे से याद रख पाओगे, ठीक है।